इसका लंबाई नॉर्थ से साउथ एंड तक 8 किलोमीटर तो ये लंबा है और इसका एवरेज वाइडनेस 2 किलोमीटर है। अच्छा, पूरा सुना रास्ते में पूछे जाएंगे क्वेश्चन भी। हाँ, और जो सवाल का जवाब नहीं देगा उसको कल वापस आके ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पूरा जो इसका एरिया है 700 एकड़ स्क्वायर किलोमीटर में देखेंगे तो 14 स्क्वायर किलोमीटर इसका पूरा एरिया है। और फोर्ट के अंदर में 113 मंदिर हैं, छोटे बड़े 113 मंदिर है, जिसमें सबसे ज्यादा शिव टेम्पल है क्योंकि रॉयल फैमिली यहाँ की शिव भक्त थी। 84 छोटे बड़े पानी के कुंड, तालाब, बावड़ी इस फोर्ट के अंदर है, जिसमें सारे कुएं, तालाब, बावड़ी शामिल है। और अभी इस किले के अंदर नॉर्थ पार्ट में आबादी लगभग 2 से 2.5 हजार की आबादी है, वो फोर्ट के नॉर्थ पार्ट में रहती है। जमीन से अपन लगभग 200 मीटर हाइट पे हैं और सी लेवल से इसकी ऊंचाई 600 मीटर है। तो राजस्थान का जो साउथ वाला भाग है, जिसको पहले मेवाड़ स्टेट बोलते थे, 2 बड़े भाग थे राजस्थान के, मारवाड़, मेवाड़। तो मेवाड़ का ये चित्तौड़गढ़ किला 800 साल तक राजधानी था। 8 से लगाकर 16 सेंचुरी तक ये मेवाड़ का राजधानी था। 16 सेंचुरी में यहाँ से राजधानी शिफ्ट होकर उदयपुर हो गई थी राणा उदय सिंह के द्वारा। और इस फोर्ट की जो नींव रखी थी, जिन्होंने इसका फाउंडेशन रखा था, वो राजा का नाम चित्रांगद मौर्य था। चित्रांगद मौर्य की वजह से इसको चित्तौड़गढ़ बोलते हैं। जो शब्द है चित्तौड़, ये चित्तौड़गढ़ शब्द चित्रांगद मौर्य से आया हुआ है। 434 एडी, 5वीं शताब्दी, मतलब लगभग 1600 साल पहले इस किले की नींव चित्रांगद मौर्य ने रखी थी। और मौर्य वंशज यहाँ 5वीं से 8वीं शताब्दी तक शासन करते थे। 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल करके, जो पहले सूर्यवंशी सिसोदिया राजपूत थे, वो यहाँ आए। उन्होंने यहाँ के लास्ट मौर्य राजा थे, मान मौर्य उनका नाम था, उनको हराकर इस फोर्ट को अपने अंडर में किया। तो ये बप्पा रावल की सब वंशज हैं, जो राणा कुंभा है, सांगा है, प्रताप है, उदय सिंह है। तो 800 साल तक वो यहाँ रूल करते थे। 800 साल के रूलिंग पीरियड में इस फोर्ट के ऊपर 27 टाइम बड़े छोटे बड़े जो है मुगल, मुस्लिम्स ने हमले किए। 24 बार यहाँ की सेनाओं ने दुश्मनों की सेनाओं को हराया, लेकिन 3 मौके ऐसे आए जब इस फोर्ट की सेनाएं हार गई थी। और तीनों बार जब सेनाएं हार गई, तब इस फोर्ट की जो सब लेडीज थी, उन्होंने अपने ऑनर, सम्मान, सतीत्व की रक्षा के लिए वो सब लेडीज अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जौहर किया था। तो पहला जौहर हुआ था 1303 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ अटैक किया था। तब यहाँ की रानी थी पद्मिनी रानी। तब रानी पद्मिनी ने 13-14 हजार लेडीज के साथ आग में कूद के जौहर किया था। फर्स्ट अटैक 1303 से लगाकर 1313 तक ये किला अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, जिसको उसका कोई लड़का भी बोलते हैं, कोई उसका सेनापति भी बोलते हैं, खीजर खान। इस खीजर खान ने नीचे गंभीरी नदी का जो पुराना ब्रिज है वो बनवाया था। तो उसने इस किले का नाम 10 साल तक खिजराबाद रखा। फिर 1313 में रावल रतन सिंह के वंशज से राणा हमीर, उन्होंने इस किले को वापस उस खीजर खान को हराकर जीता था। सेकंड हमला इस फोर्ट पे 1536 में बहादुर शाह करके एक गुजरात का इन्वेडर था, उसने हमला किया। तब इधर की राजमाता थी कर्णावती रानी, जो महाराणा सांगा की पत्नी थी। तो उस समय रानी कर्णावती ने 10-12 हजार लेडीज के साथ जौहर किया। और लास्ट बार जो अटैक हुआ इस फोर्ट के ऊपर, अकबर का हुआ था। अकबर के अटैक के समय इस फोर्ट के 2 बहुत महान सेनापति थे। जयमल कल्ला उनका नाम था। अपन सब जब किले पे आते हैं तो सब जयमल कल्ला की छतरियां देखते हैं। उनकी वीरता की छोटी सी कहानी है, वो आप ध्यान से सुनेंगे तो उनकी वीरता के बारे में आपको पता लगेगा कि जब हमला हुआ उसके पहले उदय सिंह जी तो किला छोड़ के उदयपुर चले गए, उदयपुर का फाउंडेशन किया उन्होंने। तो जयमल कल्ला जो थे, उनके पास युद्ध शुरू होने से 8000 सैनिक थे और अकबर के पास उस समय 48,000 सोल्जर्स थे, 6 गुना ज्यादा सैनिक थे। तो वो जयमल कल्ला ने अपने सारे 8000 सैनिकों से पूछा, अब हम तो 8000 हैं, दुश्मन हमसे 6 गुना ज्यादा है, क्या करना चाहिए? सब सैनिकों ने एक स्वर में बोला, लड़ के मरना ज्यादा अच्छा है, भूख से नहीं मरेंगे, क्योंकि अकबर ने सीज कर लिया था किले को, खाना पीना सब अंदर खत्म हो गया था। तो वो जयमल और कल्ला युद्ध करने के लिए, अभी आपने जो 7 दरवाजे देखे ना, इस रामपोल गेट के यहाँ जयमल कल्ला खड़े थे, पीछे उनके 8000 सैनिक खड़े थे और नीचे दुश्मन के, अकबर ने ये साइड से अटैक किया, बाकी अटैक उस साइड से हुए। हालांकि ये बहुत लंबा इतिहास है, पर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ से जब अकबर ने हमला किया इस साइड से, तो अकबर की गोलाबारी के अंदर तो सबसे आगे जयमल खड़ा था। युद्ध शुरू होते ही जयमल के पाँव में 5-7 गोली आके लगी। तो सब सैनिकों ने जयमल को बोला, पाँव में गोली लग गई है, अब आप लड़ भी नहीं पाओगे, चल भी नहीं पाओगे, महल में जाके रेस्ट करो। वो जयमल जो था, उसने अपने सब सैनिकों से बोला कि गोली मेरे पाँव में लगी है, मेरे हाथ अभी काम कर रहे हैं,
और जब तक हाथ काम कर रहे हैं तब तक मैं मैदान को नहीं छोड़ूंगा। रामपोल गेट से कल्ला ने जयमल को बोला कि लड़ना है तो एक काम करो, मेरे कंधे पे बैठ जाओ, चल नहीं पाओगे, मेरे कंधे पे बैठ के लड़ना शुरू करो। तो वो जयमल कल्ला के कंधे के ऊपर बैठे और फोर्ट के रामपोल गेट से उन्होंने अकबर की सेनाओं की लाशें बिछाना शुरू की, लड़ना शुरू किया रामपोल गेट से। और जब वो लड़ते लड़ते, अभी जो अपन जयमल कल्ला का स्थान देखते हैं ना, वहाँ जब वो पहुँचे तो जो सेकंड नंबर का गेट है जिसका नाम है बैरोपोल, जो नया सा दरवाज़ा बना हुआ, उस गेट के वहाँ जब अकबर खड़ा हुआ था, हाथी के ऊपर बैठा था, अकबर ने जब दूर से जयमल कल्ला को लड़ते हुए देखा तो अकबर की सेनाओं को वो इतनी स्पीड से काटते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अकबर के मन में एकदम डर हो गया, मतलब टेरर हो गया उनकी फाइटिंग से। तो अकबर इतना डर गया उनसे, बहुत दूर से अकबर ने उनको देखा तो अकबर को लगा ये कोई 4 हाथ वाला आदमी है जो लड़ते लड़ते हमारी तरफ आ रहा है। अकबर उनकी फाइटिंग से इतना डरा कि अकबर हाथी पे ही बैठ के आसमान की तरफ देख के अल्लाह से विनती करने लगा, हे अल्लाह, क्यों भगवान विष्णु को आपने इनकी तरफ से लड़ने के लिए भेज दिया। आपको पता होगा ना, विष्णु भगवान के 4 हाथ होते हैं, तो उनका लुक विष्णु भगवान की तरह आ रहा था। लड़ते लड़ते जब वो सेकंड गेट पे आए तो अकबर ने अपने एक सेनापति शाहबाज खां से बोला कि हम इनको सीधे से नहीं मार पाएंगे, इनको आप पीछे से हमला करो। अकबर के सेनापति एक शाहबाज खां ने खंजर लेके पीछे गया जयमल के और पीछे से उस जयमल को मार दिया जो ऊपर बैठा हुआ था। वहीं अकबर के किसी सैनिक ने पीछे से उस कल्ला का सिर काट दिया। तो जहाँ जयमल की छतरी है वहाँ कल्ला का सिर कट के ज़मीन पे आके गिरा। और कल्ला के लिए बोलते हैं कि उसकी बॉडी में जो रियल पावर था वो तब सामने आया जब उसका सिर ज़मीन पे था। बिना सिर के वो लगभग 30 से 40 फीट आगे तक लड़ता हुआ आ गया। तो इसीलिए आपने देखा होगा दोनों छतरियों में 30-40 फीट का डिफरेंस है। पहले जयमल की छतरी है, फिर कल्ला की छतरी है। तो अकबर जो था, तो ऐसे वीर अपने यहाँ हुए हैं। ऐसी स्टोरी पत्ता जी की भी है, ऐसी स्टोरी गोरा बदल की भी है, हालांकि अभी बहुत लंबा हो जाएगा। अकबर इनकी फाइटिंग से इतना इम्प्रेस हुआ, अकबर की आंखों में आंसू आ गए उन वीरों की वीरता देख के। अकबर ने तुरंत उस जगह उतर के, अकबरनामा में लिखी हुई ये चीज़ें, अकबर तुरंत वहाँ उतर के जहाँ उनकी डेड बॉडीज पड़ी थी, अकबर ने उनको प्रणाम किया। और अकबर ने ही इन वीरों के स्टेचू आगरा लाल किले के बाहर बनवाए। आगरा लाल किले के बाहर 2 बड़े हाथी बनाए और दोनों हाथी के ऊपर इन वीरों की मूर्तियां बनवाई। उन मूर्तियों को बाद में औरंगजेब ने तोड़वा दिया, लेकिन अपने फोर्ट के स्टेचू आज भी हैं। ऐसी स्टोरी पत्ता जी की भी है, जो पत्ता जी का स्मारक आपने देखा होगा। रामपोल गेट से अपन जैसे ही घुसते हैं सामने पत्ता जी का स्टेचू है। पत्ता जी बहुत उम्र में थे जब अकबर इस रामपोल गेट के यहाँ आया, तब अकबर के पास 6-7 हज़ार सैनिक थे और पत्ता जी के पास मात्र 100 सैनिक थे। तो ऑब्वियसली उन मुगलों ने बोला अब तुम सोई हो, सरेंडर कर दो, अब हम जो है तुम जीत नहीं पाओगे। तो पत्ता ने क्या बोला उस समय कि जब तक मेरे शरीर में अंतिम बूंद है खून की तब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे। उस दिन पूरे दिन युद्ध चला। उन 6-7 हज़ार सैनिकों को उन 100 सैनिकों ने शाम तक रोक के रखा। और लास्ट में पत्ता जो था जिसका स्टेचू बना हुआ है वो लास्ट तक वहाँ उस समय जिंदा था। लेकिन तब तक उस पत्ता के शरीर पे इतने घाव हो गए थे कि उस पत्ता के शरीर से सारा ब्लड बाहर निकल गया। और ब्लड निकल जाता तो आदमी जिंदा भी नहीं रहता है। उस समय पत्ता की अंतिम जो सांसें थी वो आसमान की तरफ एक ही शब्द बोल रही थी, हे भगवान, आप मेरे शरीर से आत्मा को बाहर मत निकलने देना, क्योंकि आत्मा बाहर निकल जाएगी तो ये सब मुगल सैनिक किले के अंदर आ जाएंगे। लेकिन फाइनली जब पत्ता की डेथ हो गई, जिसको पत्ता भी बोलते हैं, पत्ता की डेथ हो गई, तो फिर जो है मुगल सैनिक किले के अंदर आए। और किले के अंदर जब मुगल सैनिक आए तो कुंभा पैलेस के पीछे गार्डन वाला एरिया, बहुत बड़ा एरिया, वहाँ अमूमन जो है सब जीतने के बाद ऐसे जश्न मनाते हैं। अभी अपन कोई भी गेम खेलते हैं तो भी जीतने के बाद जश्न मनाते थे। तो उस समय अकबर ने देखा कि अकबर के सारे सैनिक निराश बैठे हुए थे, सारे सैनिक ऐसे मायूस बैठे हुए थे। तो अकबर ने अपने सेनापति से पूछा, ये सब मायूस क्यों है, हम तो किला जीत गए, ये सब मायूस क्यों बैठे हुए हैं। तो अकबर के सेनापति ने अकबर को बोला, जहाँ पना ये सब मायूस इसलिए हैं कि इस किले के अंदर जो 8,000 सैनिक थे उन्होंने युद्ध खत्म होने तक हमारे 44,000 सैनिकों को मार दिया और अब हम केवल 4,000 सैनिक बचे हैं। उस समय मुगल जो सल्तनत थी उसके पास 2 लाख की आर्मी थी। उन 2 लाख में से मतलब 1/5 को
इन 8,000 सैनिकों ने मार दिया था। इसीलिए तो अकबर अपने चित्तौड़गढ़ के, मेवाड़ के राजपूत सिसोदिया सैनिकों का लोहा मानता था कि इतने वीर महान फाइटर्स यहाँ के थे। तो ये यहाँ का एक शॉर्ट में मैंने आपको स्टोरी बताया। ऐसे बहुत सारी स्टोरी अपन अलग अलग टाइम और चर्चा करते रहेंगे। एक यहाँ इस जगह का देखो आप, एक यहाँ आप देखो कि ये नीचे जो जौहर स्थल जो बना हुआ है ना, अब जब जौहर का दृश्य होता था, जौहर के दृश्य को अपने आप एक दिमाग में कल्पना करो कि जौहर का कैसा दृश्य था। सुबह के समय में एक महिला 16 श्रृंगार करती है। जब जौहर करने का समय होता था 16 श्रृंगार, हाँ वो मैं अभी समझा रहा हूँ, उसी बात पे मैं आता हूँ ना। 16 श्रृंगार करती थी और उसका जो पति होता था उसका तलवार भाला जो भी है उसको शार्प करता था। तो उस समय क्या उन दोनों की मन स्थिति होगी, अपन समझ सकते हैं। जीवन का अंतिम दिन है, वापस कभी नहीं मिलने वाला है, दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं सकते। अगर देखेंगे तो रोना आ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देखते हैं। लेकिन उसी परिवार के अंदर एक 4 साल 5 साल का छोटा बच्चा भी है, वो भी अपने माँ बाबूजी को देख रहा है। तो उसको तो लगता है तैयार हो रहे हैं तो ये अपने को कहीं ऐसे घुमाने खाने पार्टी के लिए ले जा रहे हैं दिखे। लेकिन उस समय जो है 16 श्रृंगार करने के बाद जब लेडीज़ यहाँ जौहर करने के लिए आती थी तो वो कैसा दृश्य था आप छोटा सा कल्पना करो। उत्तरी जौहर द्वार है, सामने दिखता है ना, ये सब जगह सबने खूब देखा होगा, लेकिन इस जगह को ध्यान से समझो। वो उत्तरी जौहर द्वार है और ये पूर्वी जौहर द्वार है ना, ये दोनों जौहर द्वार है। और इन दोनों जौहर द्वार के बीच में जो पूरा गार्डन एरिया है, यहाँ पहले 80-90 फीट का एक गहरा पिट था। पिट होता है ना, कुंड जैसा, आप सबको बावड़ी पता ही है, बावड़ी होती है ना, वैसा ये प्लेस ओरिजिनल में था। और यहाँ पे लगभग 80-90 फीट जो गहरा पिट था, उसमें सबसे नीचे पहले डालते थे लकड़ियाँ, फिर ऊपर डालते थे घी और तेल, और उसके बाद डालते थे उसके अंदर कोयले। कोयले से आग क्या लंबे टाइम तक जलती है। फिर सब लेडीज़ जो है नीचे 16 श्रृंगार लेडीज़ के थे। जौहर करने के पीछे रीज़न ये था कि अपन हिंदू धर्म में है तो अपन देखते हैं ना, सब शादी होती तो अब अग्नि की ही फेरे लेते हैं ना, अग्नि को सबसे पवित्र मानते हैं क्योंकि अग्नि की अपन 7 फेरे लेते हैं। तो जब उनके पति की डेथ हो जाती थी तो लेडीज़ ये सोचती थी कि जिस अग्नि को साक्षी मान के मैंने 7 फेरे लिए, मेरे को उसी अग्नि को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि अपने पति से वापस वो स्वर्ग में मिलना चाहती थी, क्योंकि पति की तो डेथ हो चुकी थी बैटलफील्ड में। तो 16 श्रृंगार करके एक तरह से जैसे वो नई नवेली दुल्हन बन के लेडीज़ यहाँ आती थी। और यहाँ जो प्रीस्ट खड़े होते थे वो उन सबको एक मंत्र होता था जिसको चंडी पाठ बोलते हैं, वो चंडी पाठ उनको कराते थे। वो चंडी पाठ करने से उन लेडीज़ को इतना इंटरनल पावर शक्ति मिलती थी। फिर फाइनल वो क्षण आता था जब सब लेडीज़ को चंडी पाठ के बाद हाथ में एक एक श्रीफल दिया जाता था। आपने जौहर मेले के अंदर बहुत सारे बाद एक फोटो देखा होगा, लेडीज़ के हाथ में एक नारियल है इस टाइप से, है ना। तो वो दृश्य ऐसा होता था कि हाथ में जिस लेडीज़ के श्रीफल आ गया, मतलब उसको परमिशन मिल गया कि अब आप अग्नि में प्रवेश कर सकते हो। तो इसके पैरेलल जो ये पूरा प्लेटफॉर्म है जहाँ एक लेडीज़ खड़ी हुई है ना, ये प्लेटफॉर्म प्लस वो प्लेटफॉर्म, इधर वाला प्लेटफॉर्म अभी टूट चुका है। तो यहाँ लेडीज़ आती थी, एक हाथ में श्रीफल, और ऐसा कैसा वो दृश्य था आप कल्पना करो, एक हाथ में तो श्रीफल है और दूसरे हाथ में छोटा बच्चा है ना। बच्चा तो अग्नि के तेज से भागने की कोशिश कर रहा दूर। लेकिन एक यहाँ आपको मैं जब फ्री होऊंगा तो एक पेंटिंग भी दिखूंगा जिसके अंदर लेडीज़ के हाथ में नारियल है, इधर आग की लपटें और वो बच्चा हाथ छुड़ा के भग रहा है। ऐसे पेंटिंग है वहाँ उस गेट के वहाँ पे, फिर बाद में जब फ्री होंगे तब दिखाएंगे। तो एक हाथ में वो नारियल को लेके जय भवानी हर हर महादेव का नाम लेके यहीं से वो अग्नि में प्रवेश कर जाती थी। इस प्लेस के ऊपर 1965 में आर्कोलॉजिकल वालों ने ऐसा एस्टिवेशन किया था, खुदाई उदय की थी। तो उस समय यहाँ राख वगैरह निकली थी, हड्डियाँ भी निकली थी, और जो अपने मेल्ट हुए गहने होते हैं वो भी यहाँ से निकले थे। वो अभी दिल्ली कभी आप जाओ तो नेशनल म्यूजियम के अंदर ये सब चीज़ें रखी हुई है ना। तो ये पूरा जौहर का प्लेस है पर्टिकुलर जो है यहाँ पे दिखाई देता है। बाद में बना हाँ ये, हाँ हालांकि अब ये क्या मूल स्वरूप देखो, समय के साथ मूल स्वरूप तो उस जगह का बदलते ही रहता है ना। तो अभी ये बदल गया। इसको भराया किसने? और ये कितना ये जो एरिया है ना, देखो ये क्या है कि पहले यहाँ पे जो था 80-90 फीट का गहरा पिट था, लेकिन ये एरिया आपने महसूस किया होगा लोअर पार्ट है, सब तरह से अपन ढलान में आ गए ना। तो बारिश के साथ यहाँ मिट्टी इट्टी बह के आती, उससे ये भर गया। सरकार ने इसको ऐसा जौहर गार्डन का नाम देके बोर्ड लगे हुए ना, जौहर स्थल वगैरह, तो इसको जौहर स्थल घोषित कर रखा है। और दूसरा चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है ये विजय स्तंभ और जौहर स्थल का कोई संबंध है। तो इसका और जौहर स्थल का कोई आपस में संबंध नहीं, क्योंकि विजय स्तंभ तो जौहर होने के 200 साल बाद बना हुआ है ना।
ये तो 15th सेंचुरी में बना हुआ है। तो ये इधर इस दीवार के पास इसलिए बना हुआ है कि इधर ये एज ए वॉच टावर काम करता है ना। ऐसे एक स्तंभ उस दीवार के पास बना हुआ है ना, तो वो उधर कीर्ति स्तंभ बोलते हैं उसको, तो वो उधर का वॉच टावर के रूप में ये है ना। अब अपन चलते हैं उस व्यू पॉइंट पे, चलते हैं वहां से जहाँ से पूरे शहर का और पूरे किले का एक अच्छा व्यू दिखता है। ठीक है, फिर अपन चलते रहेंगे है ना। विजय स्तंभ के बारे में थोड़ी सी जानकारी। चलो हाँ। अरे बच्चे बना दे